बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़। अभी काबीना का आज इजलास हुआ, पीटीआई पर पाबंदी का फ़ैसला मुअख्खर हो गया। इसकी वजह क्या है, इसको डिस्कस करना है। और यूनुस खान, पाकिस्तान के क्रिकेट के साबिक़ कप्तान, उन्हें एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क बार से यानी अमेरिका में ख़िताब किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, उस पर भी बात करें। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक हो गया है, इस पर बात करेंगे। एक यूथनी ने बदतमीज़ी की है, वो आपको दिखाऊंगा भी सही। और साथ मैंने वीडियो भी की थी इस पर काफ़ी तफसील से कि ये जो IPPs का इशू है, कैपेसिटी पेमेंट के ज़रिए उनको ज़्यादा पेमेंट हो रही है, हम बिजली की कीमत ज़्यादा दे रहे हैं। फिर वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने कहा कि एक कंपनी तो सुलेमान शहबाज साहब की भी है, यानी वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे की, उनको कितनी पेमेंट हो रही है। अब उसके बारे में बड़े हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, इस पे भी बात करनी है। और जनाब ये जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी पिलाइए, इससे बढ़ के बड़ा इसाले सवाब हो नहीं सकता, ना कोई कार खैर हो सकता है। आप प्यासी इंसानियत, और वो इंसानियत जिनके पास पीने का पानी हो ही नहीं। वैसे भी आप राह चलदे को पिला दें, वो पानी पी भी सकता हो, उससे भी सवाब होता है। लेकिन जिनके पास पानी पीने की सलाहियत ही ना हो, उनको आप ठंडा पानी पिलाएं, फिर आप ख़ुद सोचिए इसका कितना सवाब होगा। जनाब मैं आता हूँ सारे इशूज़ पर। यार ये मैंने ना सबसे पहले आपको कल एक शहबाज गिल साहब ने एक वीडियो लगाई, उन्होंने कहा कि जब PTI को फेंटा लग रहा है, उन दिनों हमारे बुज़दार साहब यानी वसीम अकरम प्लस क्या इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आप देखें, सर धुनिए। और जनाब वसीम अकरम, शाबाश तो देनी पड़ेगी कि वसीम अकरम प्लस के पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है कि सारे PTI वाले ज़ेरे अताब आए, लेकिन अब वो देखें किस तरह से इंजॉयमेंट कर रहे हैं और इनको कुछ भी नहीं हुआ। खैर ये अब उसके बाद ये वीडियो मैं इधर लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इधर लगाई तो शायद हो सकता है यूट्यूब की यानी यूथिये उस वो हद क्रॉस कर गए हैं कि अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप उनकी वीडियो डायरेक्ट लगा देते हैं, तो तब भी आपको ख़दशा है कि वो वीडियो आपकी डीमोनेटाइज हो जाएगी। वो वीडियो, क्योंकि ये यूथिये तो छोड़ दीजिए, ये यूथनियों का कमाल देखें। मैं क्लोज से दिखाऊंगा, ज़रा करीब से इस वीडियो को आप देखिए। इसका बैकग्राउंड मैं पहले बता देता हूँ। आजकल भूख हड़ताल हो रही है यूथियों की, यहाँ कौमी असम्बली के सामने, फिर मुतादिद बाकी भी सारी असम्बलीज़ के सामने भूख हड़ताल का टाइम क्या है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब आप अंदाज़ा करें, दोपहर का खाना खा के आ जाते हैं और 7 बजे के बाद वो उठ जाते हैं, जाके शाम का खाना खा लेते हैं, रात का। अब ये बीच वाला जो वक्फ़ा होता है ना, खा पी के आते हैं, फिर उसके बाद खाने पीने के लिए जाते हैं, और ये भूख हड़ताल हो रही है। पंजाब असम्बली के सामने भूख हड़ताल हो रही थी, तो वहीं से गुज़रे या आए वो जनाब एक एक्टर हैं और साथ ही नून लीग के लिए भी वीडियोस बनाते हैं, ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भी बनाते हैं। उनका क्या नाम है, ये आप देख लीजिए, पहले वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ना इस पे मैं बात करता हूँ। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके ने यूथनी ने उनको, ताहिर साहब हैं, उनको किस तरीके से ये मारा है, पीटा है, ये क्या किया, ये देखिए। क्या हुआ है? ये मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। बात से सफर करना। आप पीछे हो जाए, आपकी मेहरबानी। पीछे होता है इतना हाथ का। तू जाना कहाँ है? एक मिनट भाई, कैमरा पूरा तेरे ये क्या तू खान के खिलाफ वीडियो बनाता है? वो जेल में खान बात खाता है, भूल की जंग लड़ा, अपने बाप की जंग लड़ा, और मुझे बताता है वो मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है। आप पीछे हो गए, एक मिनट है ना यार,
आप पीछे हटे, मुंह से बात करें, मुंह से बात करें। ये क्या तरीका है आपका? ये क्या तरीका है आपका? मैं बच्चों के साथ आया हूँ यहाँ पे, और ये बदमाशी है इन लोगों की। जो इनका हमेशा से इस तरह से रवैया रहा है, ये पीटीआई कर रही है। तो यार माइक थोड़ा पीछे कर भाई। मुंह पे मारे क्या हुआ है? कुछ नहीं बात सीधी कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी असलियत जो है ये दहशत गर्द है, ये दहशत इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ मामला? हाँ मैं बनाता हूँ। अच्छा एक दहशत गर्द पार्टी है। इमरान खान दहशत गर्द है। ये भूख हड़ताली कैंप था। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 9 मई फ़ौज ने करवाया। ये नस्ल तैयार की है इमरान खान ने। ये ताहिर साहब हैं, वो अदाकार भी हैं और वो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाते हैं। आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ की बुनियाद पर उसके दांत तोड़ दिए इस यूथनी ने। हालांकि वो हाथ उठा सकते थे, लेकिन वो शरीफ आदमी था, उसने वो खातून पे हाथ नहीं उठाया। अगर उसने हाथ उठाया होता आगे से इसके भी दांत तोड़ देता। लेकिन फिर वही सारे इस पे तनकीद। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, आज आप लिख लें कि अगर इसका मुकदमा पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई किया, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर इसका मुकदमा किसी काले भोंड के पास आया तो ऐन मुमकिन है कि वो उल्टा उस ताहिर साहब को जो है ना सज़ा सुना दें। बिल्कुल ऐसे ही होगा। जैसे नहीं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई सीटें मांगने, उन्होंने पीटीआई को दे दी। वो मीम्स बनी हुई हैं भाई। वो कोई ख़ातून जा रही थी कि जब मैं पीर साहब के मज़ार पे जा रही हूँ तो कोई मन्नत मानने के लिए और कुछ मांगने के लिए, जैसे वो तो उन्होंने कहा आप वहाँ जाएं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वहाँ पे बिन मांगे मिल जाता है। आप जैसे पीटीआई को मिले, उन्हें मांगा ही कोई नहीं है, घर में बैठी है और बिन मांगे मिल गया है। तो बात ये है कि ये है वो नस्ल जिस नस्ल की आबियारी इमरान खान ने की है। ये वो नस्ल है, इस नस्ल। अब इस तरह के लोग हैं जो अतर मिनल्ला साहब, ये ज़रा आप सुन लीजिए। जो जिस तरह के ये वो काले भोंड है जिन्होंने तबाही मचाई हुई है। असल में मामला ये है, ये सुन लीजिए। ये गए हैं जनाब न्यूयॉर्क बार से ख़िताब करने के लिए। ठीक, पता नहीं बाहर चले जाते हैं ख़िताब करने के लिए माशाअल्लाह। और वहाँ पे उनको पता है एंटी पाकिस्तान सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पर जितने थे वो ऑडियंस में, वो पीटीआई के ऑडियंस, वो पहले ही लोगों ने बताना शुरू कर दिया था भाई इसको, ये नो डाउट ये न्यूयॉर्क बार का फंक्शन है, लेकिन उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। पीटीआई वाले किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं, किस तरीके से उन्होंने दावतनामा दिलवाया। पीटीआई वालों ने जनाब अतर मिनल्ला साहब को दें दावतनामा, चीफ जस्टिस को नहीं आया, किसी और को नहीं आया। बड़े तरीके से उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को, क्योंकि उनको पता था कि ऐसी ही तकरीर करनी है। अब ये किया। लेकिन एक बात है, वो पुलिस वाले आम तौर पे कहते हैं कि अगर मुजरिम जितना भी चालाक हो जाए कहीं न कहीं वो क्लू छोड़ जाता है। इस तकरीर में भी चाहे जितना भी अक्ल कुल अपने आप को समझने वाले, इस तकरीर में भी वही क्लूज छोड़े हैं। मैं आपको सिर्फ एक क्लिप सुनवाता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की उन्होंने। सियासी तकरीर करने का तो वैसे ही शौक़ है ना, मौके ढूंढ रहे होते हैं ना। ये ज़रा देखें क्या कहा उन्होंने। How important it is to have independent judges. So I can say with confidence that the judges elevated to the Islamabad High Court, only time will tell. The Chief Judge mentioned about the 6 judges who had written the letter. 5 out of them were identified, headhunted, and recommended by me. वो जजेस, जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा, उन 6 जजेस में से 5 को मैंने ढूंढा था। सही। एक और भी कहा
कि हम 3 लोगों ने इसी तकरीर में कहा, हम 3 लोगों ने अपना चैम्बर बनाया। वो 3 के 3 लोग हाई कोर्ट्स में आ गए मेरे समेत। अब वो तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट में हैं, यानी अपनी ग्रुपिंग बता गए हैं वो कि ये मेरी ग्रुपिंग है, मेरे बंदे हाई कोर्ट में भी बैठे हैं और मेरे बंदे सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं। अब 2 इल्ज़ामात लगे, एक ये कि इनसे ख़त लिखवाया ही इसी सियासी जज ने है। ये 6 जजों से जो ख़त लिखवाया है इसी सियासी जज ने लिखवाया है, मुबैना तौर पे सियासी जज। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े लोग कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी कह रहे हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें से बहुत सारे कह रहे हैं कि हर किसी को पता है ये जज, ये किसने ख़त लिखवाया है। नंबर 1, वो ख़ुद आज मान गए हैं कि ये मेरे ग्रुप के लोग हैं। दूसरा कि वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला आया है इसमें अक़लियत को, ये पहले अक़लियत थी 1-2 दिन पहले, इस अक़लियत को अक्सरियत में बदलने का भी जो क्रेडिट है वो इनको, इसी सियासी जज को, काले भोंड को जाता है। अब वो भी मान गए हैं कि वहाँ पे हम 3 दोस्त हैं और सुप्रीम कोर्ट में, और वो मेरे ही चैम्बर से आए हैं। तो जब चैम्बर में आप बैठते हैं और वहाँ पे गपशप, और फिर हाई कोर्ट्स में चले जाएं, वहाँ भी आप तीनों जज बन जाएं और फिर एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएं, तो फिर वो सब कुछ समझ, तो फिर वो इल्ज़ाम भी मुबैना तौर पे ठीक है ना कि इन्होंने अक़लियत को अक्सरियत में बदल के जिस तरीके से उस फैसले का सत्यानाश करवाया। अब आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन काश उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना क्यों ज्वाइन की थी। उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने वो गवर्नर रूल था वहाँ पर, वो लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी काबीना थी, वो मैंने क्यों ज्वाइन की थी मुशर्रफ के ज़माने में। मैं मुशर्रफ का हामी क्यों रहा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आज न्यूयॉर्क बार के सामने। मैं मुशर्रफ का हामी क्यों रहा, मैं एक डिक्टेटर का हामी क्यों रहा, मैं एक डिक्टेटर का हम नवा क्यों था। उन्होंने ये नहीं बताया, ये बहुत स्किप कर गए बड़ा टेक्निकली, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं बताया। अब मसला ये है कि इंसान इतना मर्दम शनास है कि वो मुशर्रफ के टीसी करते रहे, मैं माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जब उनको पता चला कि मुशर्रफ की असलियत क्या है, फिर उन पर तनकीद शुरू कर दी। फिर उन्होंने टीसी करना शुरू कर दी इफ्तिखार चौधरी की। फिर जब उनको उनकी असलियत पता चलती है कि यार ये तो उस तरह से सुओ मोटो और इनकी तो बहाली के लिए हमने काम किया है, तो फिर ठीक काम नहीं कर रहे, अब उन्होंने आज इफ्तिखार चौधरी को भी रगड़ दिया। तो फिर यही टोटली, ये माज़रत के साथ इतनी आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपकी फहम व फरासत है कि ना आपको मुशर्रफ समझ आया, ना आपको इफ्तिखार चौधरी समझ आया। तो इफ्तिखार चौधरी के वक्त भी आप धोखा खा गए, आप मुशर्रफ के वक्त भी धोखा खा गए, और यही आप इफ्तिखार चौधरी के तर्जुमान थे, उसी तर्जुमानी का आपको इनाम मिला और आप हाई कोर्ट के जज बन गए। ये हालात हैं इन जजेस के माशाअल्लाह। एक और जज का भी क्लिप माशाअल्लाह सुनिए। ये जज साहब जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका आजकल जाली डिग्री का केस लगा हुआ है। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। उनका वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का गड़बड़ आया केस, उन्होंने वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ वो गया रेफरेंस, बंदियाल साहब ने उनको अपने बेंच में साथ बिठा दिया, साथ कहा ये मैं किसी को मैसेज दे रहा हूँ, मतलब किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए, चीफ़ जस्टिस उनको साथ बिठा दे कि लो जी अब अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे करूँगा। ये फिर कहते हैं हम इंसाफ के दाई हैं और हम इंसाफ देने वाले हैं। इनका क्या हुआ, इनकी डिग्री का मामला आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इनको बुला लिया, माशाअल्लाह, ठीक है ना। अब इस्लामाबाद बार ने इनको बुला लिया, इनकी डिग्री का मामला आया, यानी आपकी जाली डिग्री करेंगे, हम उनको बुला के उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। हालात ये हैं। अब ज़रा देखें ये क्या रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, ये सुन लीजिए। ये होता है कि रात को सुकून से नींद आए, कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंटर कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है।
तो गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सर, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर ना करो, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदयांती होगी। तो इसलिए हम तो कोई उस फटे से, आप सब बाहर वालों को पता है कि इस्लामाबाद में कचहरी में मेरा एक फटा होता था, उससे अपने वकालत शुरू की, उसी से बाहर के ओहदों पे आए, उसी से और ये भी मैं आपको कह दूंगा किसी ओहदे के लिए मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल बनने के लिए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनने के लिए या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मेरे पास सीवी लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता। और अल्लाह ताला ने, वही मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, ईमानदारी मेहनत से आप चले, अल्लाह ताला का ये एक, जब आपकी नीयत ठीक हो। लेकिन मसला ये है सर कि जब खिश्त अव्वल ही टेढ़ी रखी गई हो तो फिर वो इमारत क्या होगी? खिश्त अव्वल टेढ़ी रखने से मुराद ये है जब आपकी अपनी डिग्री जाली हो तो भले आप उस जाली डिग्री की बुनियाद पे जितने मुसल्ले बिछा के, जितने तहज्जुद पढ़ लें, जितने नवाफिल पढ़ लें और जितने मुसल्ले तोड़ लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आप जाली डिग्री लेके आएँ और फिर वकालत भी करते रहें, आप वकालत के मुंह पे भी तमाचा मारें, मुबैना तौर पे आप जजी के मुंह पे भी तमाचा मारें, और वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते भाई मेरी डिग्री जाली नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। आप कहें जी बिल्कुल इनको चैलेंज करने दें, आप कहें जी यूनिवर्सिटी को लिखें, यूनिवर्सिटी को बुला के कह दें, आप कहें मैं चैलेंज करता हूं अगर ये मेरी डिग्री जाली हो तो। उस डिग्री जाली पे किसी ने नहीं बोला, वो खिश्त अव्वल ही टेढ़ी थी, उसकी बुनियाद पे आप वकील बने, उसकी बुनियाद पे आप डिफरेंट ओहदों पर रहे, उसकी बुनियाद पे आप हाई कोर्ट के बन गए, शायद हो सकता है उसकी बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, शायद हो सकता है इसकी बुनियाद पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएं। लेकिन मामला तो ये है ना कि आप अपनी डिग्री का, तो जैसे अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा जनाब ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए। उन्होंने कहा कि आज वो भी मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने रिलीफ़ दिया था, यानी डायरेक्ट वो तंज कर रहे थे नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज़ पर, उन पर हमने इनको रिलीफ़ दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। रिलीफ़ आप या तो कहें कि आउट ऑफ द वे जाके आपने उनकी फेवर की और उनकी सहूलतकारी की, या तो ये कहें, या अगर उनका हक बनता था और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और आपने इंसाफ दिया तो फिर आपने कौन सा इंसाफ दे के कौन सा एहसान किया है? आपकी ड्यूटी यही है कि आप लोगों को इंसाफ दें। आपको पैसे इसी चीज़ के मिलते हैं। ये जो 13-13, 14-14, 12-12 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, ये इंडिया जैसा मुल्क, बांग्लादेश जैसा मुल्क, इनसे ज़रा थोड़ा सा आप पूरे एशिया में आप जजों की तनख्वाहें निकाल लें और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की भी जो लकीरें खींच रहा है IMF के सामने उनकी, तो लग समझ जाएगी कितनों की। तो आपने अगर किसी को इंसाफ दिया तो आप उसको जतला क्यों रहे हैं? मतलब मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये तो बड़ी अजीबो गरीब सी एक सूरत हाल है। मैं तो इस सूरत हाल के आ जाएं जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ये इत्तफाक सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, ठीक है, उसमें बहुत सारे इवन और तो और PTI के लोगों ने भी इत्तफाक किया है और फ़ारूक एच नाइक उनके सरबराह हैं उस कमेटी के, और उस पे अब ये अगले या उससे अगली दफ़ा ये कानून लाया जाएगा सेनेट में और फिर वहाँ से पास होगा तो फिर कौमी असम्बली में। अब बताया जा रहा है कि 17 से 20, लेकिन वज़ीर कानून ने कहा है कि हमने तादाद मंगवाई है सुप्रीम कोर्ट से, रजिस्ट्रार से पता करवाया है कि यार केसेस कितने पेंडिंग हैं। केसेस तो कहीं 58,000 से ज़्यादा पेंडिंग हैं। उसके बुनियाद पे वो कहते हैं हो सकता है इस तादाद को 24 करना पड़े। तो अब 24 अगर तादाद वो हो गई सुप्रीम कोर्ट के जजों की और 2 तो एडहॉक जज हैं,
तो फिर बहुत सारे मामलात आगे, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। खैर स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है, तो मैं कहता हूँ हर स्टोरी, हर ख़बर आप तक पहुँचे, ये आपका राइट है। और यार एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बर है कि एक यूनुस खान साहब जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साबिक कप्तान भी हैं, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है भैया। उनके वो कोच थे ना, हेड कोच बॉब वुल्मर, ये कुछ 2007 में उनकी डेथ हुई थी। आजहानी कोच बॉब वुल्मर गालिबन जमैका में हुई थी। तो वो खेल रहे थे वर्ल्ड कप, और वो आयरलैंड से हार गए थे। उससे पहले वो वेस्ट इंडीज़ से भी हारे और आयरलैंड से हारे। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से भी निकल गई। तो उस बेचारे को ना हार्ट अटैक हो गया, और रात को वो अपने बिस्तर पे ही सुबह मरा हुआ पाया। तो बहुत सारे, अब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा कि ये कत्ल है, और बाकी भी लोगों, तो यूनुस खान ने कहा कि हमें पूरी टीम को एक तरह से अगवा करके एक जजीरे पर लाया गया। पता नहीं कौन सा जजीरा था, कोई वहाँ पर वो वेस्ट इंडीज़ का जजीरा था या कहाँ जजीरा था। तो उस जजीरे पर ले जाया गया पूरी टीम को, और 3 दिन तक मुजरमों वाला सलूक होता रहा, और हमसे वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे। ये पहले किसी ने नहीं बताया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि पहले क्यों किसी ने नहीं बताया। सलमान शहबाज साहब की कंपनी, मैंने एक वो किया था, मैं आता हूँ कि काबीना में मसला क्या है, ये सबसे बड़ी ख़बर है। लेकिन ये सलमान शहबाज साहब वाली बड़ी मज़े की ख़बर है, ये आप सुन लें। मैंने 2 दिन पहले भी ये व्लॉग किया, उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो IPPs का इशू, असल में IPPs से बिजली ख़रीदना कोई मायूब बात नहीं है। ये जो कारखाने लगे, इससे बिजली ख़रीदना मायूब बात नहीं है। मसला कहाँ है? मसला ये है कि एक कंपनी है ना, एक जो कंपनी है IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ बहुत सारे और लोगों के भी हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद के भी हैं, कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के भी हैं, इसी तरीके से सलमान शहबाज साहब के भी हैं, और लोगों के भी हैं। तो बहुत सारे, कोई 40 फैमिलीज़ हैं, उनके हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ बाहर के भी हैं, चाइना मैना के वगैरह। अच्छा, तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPPs में से किसी की अगर कैपेसिटी है ना, और वो पैदा कर सकता है 500 मेगावाट बिजली, अब वो कारखाना या वो कंपनी पुरानी हो गई है और वो पैदा 500 मेगावाट नहीं कर सकती, वो पैदा कर रही है 150 मेगावाट। समझ आ गई? लेकिन हम उसको पेमेंट मुआहदे के तहत उसी 500 मेगावाट की कर रहे हैं, यानी 150 तो हम उसकी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो 350 है वो हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके पैसे दे रहे हैं। अब आपको समझ आ गई? ठीक हो गया ना? अच्छा, फिर किसी से कितने का यूनिट ख़रीद रहे हैं, तो किसी से कितने का यूनिट ख़रीद रहे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, ये जो इमरान खान के वज़ीर भी थे, और उनकी भी एक कंपनी है, उनसे 750 रुपये का एक यूनिट ख़रीद रहे हैं। किसी से 200 रुपये का एक यूनिट, किसी से 100 रुपये का, किसी से 150 का, किसी से 400 का, इस तरीके। तो सबकी जब एवरेज निकालते हैं पूरे पाकिस्तान को, ये कहीं यूनिट 60-65 का जाके पड़ता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये कहा गया कि उनमें से एक कंपनी कोई चनियोड पावर के नाम से है गालिबन, वो सुलेमान शहबाज शरीफ साहब की भी है, जो वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, कंपनी वाकई उनकी है। और इमरान रियाज साहब, जो कि कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते, उन्होंने भी कहा जनाब कि ये जो हैं वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, देखो जी फ़लाँ में इसको इतने करोड़ मिला, फिर इसको इतने करोड़ मिला, फिर इसको इतने करोड़ मिला, ये भी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सलमान शहबाज साहब ये भी हमें लूट रहे हैं। अच्छा, एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, वो जब से यूथिया बने हैं ना, यहाँ से फारिग हो गए हैं। ये मैं ऐसे ज़िद में नहीं कहता होता, ये उनका एक ट्वीट भी आया हुआ कि तौबा तौबा तौबा, सलमान शहबाज जैसे लोग और ये शरीफ फैमिली के हवारी या इत्तेहादी लूट कर खा गए पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट के ज़रिए। सलमान शहबाज ने पावर प्रोडक्शन का लाइसेंस ज़ोर ज़बरदस्ती उस वक़्त लिया जब उनके डैडी वज़ीर आला पंजाब और ताया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। माशाअल्लाह, ये अहमद नूरानी साहब बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुआ करते थे। जब से यूथिया बने हैं
माशाअल्लाह अपर चैम्बर फारिग हो गया है। ठीक, मैं बताता हूँ क्यों, मैं क्यों रहा हूँ, मसला क्या है। मसला ये है, हमें आगाही दी है डॉक्टर गौहर एजाज़ गौहर साहब ने। ठीक हो गया, डॉक्टर गौहर एजाज़, ये वो वज़ीर भी थे, आपको पता है उस हुकूमत में, जो हुकूमत निगरान हुकूमत, उसमें डॉक्टर एजाज़ गौहर साहब, उन्होंने ये सारी आगाही दी कि कौन सी कंपनी, किस तरीके से कंपनी, कौन सी वाली, क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ ऐसी कंपनियां हैं IPPs में जो कि 0% बना रही हैं, उनको भी हम पैसे दे रहे हैं। जो 50% पैदा कर रही हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं। जो बाकी वैसे 25% पैदा कर रही हैं उनको भी हम 100% पैदा। तो ये सारी की सारी जो आगाही दी है ना, इन्हीं ने दी है, डॉक्टर एजाज़ गौहर साहब। तलत साहब के प्रोग्राम में वो क्या कहते हैं, ये सलमान शहबाज का तो मैं आपको बताता हूँ, ये वो खुद क्या कहते हैं सलमान शहबाज के बारे में। आपने IPPs के मामले को छेड़कर भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। आपके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा। अब तो वज़ीर आज़म के बेटे ने भी इसके अंदर छलांग लगा दी है और उनका मानना ये है कि बगास के जो हैं प्लांट्स, उनको कोई कैपेसिटी पेमेंट वगैरह नहीं होती। ये सरासर गलत है ये जो दावा किया जा रहा है। मैं ज़रा पहले तो इस मामले पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो सलमान शहबाज ने कहा वो दुरुस्त है या नहीं। जी, सलमान शहबाज ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके प्लांट को अगर आप यहाँ देखें तो उनका 7 रुपये का रॉ मटेरियल है और 11 रुपये की उनको जो है वो कैपेसिटी का जो हेड है उसके नीचे उनको पेमेंट हुई है। लेकिन जो सलमान शहबाज कह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, कह रहे हैं कि जो मेरी कैपेसिटी लगी हुई है उसकी बेसिस पे मुझे नहीं पेमेंट मिल रही, मुझे पेमेंट मिल रही है जो मैं बिजली बना रहा हूँ और जो मैं बिजली दे रहा हूँ। तो उनको 18 रुपए की बिजली मिली है और मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जो सलमान शहबाज का फॉर्मूला है जो उनके प्लांट पे लगाया हुआ है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पूरे पे लगा दें कि जिससे बिजली खरीदें उसको पैसे। हमारे पास जो बिल आ रहा है 60 रुपए का, मैं समझता हूँ उसके अगर एक्चुअल बिल बनाया जाए जिस बेसिस पे, जैसे सलमान शहबाज 18 रुपए पे बिजली दे रहे हैं, ये सब भी 18 रुपए पे उसी तरह दे तो हमारा जो बिल है सबका 60 के बजाय 30 हो जाएगा। ये एक प्लांट 200 रुपए में बिजली दे रहे हैं, कोई प्लांट 750 में दे रहे हैं, कोई प्लांट 100 रुपए में दे रहे हैं। उस सब की एवरेज बन के हमारे पे पाकिस्तान पे ये मुसीबत क़यामत नाजिल हुई भी है। जी, आपने सुन लिया, सलमान शहबाज साहब ने कहा है कि मेरा जो प्लांट दे रहा है, जो मेरा कारखाना बिजली दे रहा है, मैं जितनी दे रहा हूँ उतनी पेमेंट ले रहा हूँ। और गन्ने के फुजले से या गन्ने के बगास एक ऐसी चीज़ है कि जो गन्ने के फोग से या गन्ने के फुजले से बनती है बिजली, उसको कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। वो जितना हम दे रहे हैं बिजली उतनी ही बिजली की पेमेंट ले रहा हूँ। अब सलमान शहबाज साहब का जो कारखाना है या जो बिजली है, वो सलमान शहबाज साहब की वो 18 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। मेरा ख्याल है ये तमाम में सस्ता तरीन यूनिट होगा। तो मैंने कहा है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या IPP से बिजली ख़रीदना कोई हराम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसी के हम पैसे दें तो आज हमारे बिल आधे से भी कम आने शुरू हो जाएंगे। हम मुसीबत ये है कि बिजली ख़रीद रहे हैं 100 यूनिट, हम पेमेंट कर रहे हैं एक प्लांट को 1000 यूनिट की बिजली, हम उससे 0 ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी थी ना पैदा करने की अगर 500 मेगावाट, तो हम 500 मेगावाट की पेमेंट कर रहे हैं, हालांकि वो 0 बना रहा है। कितने कारखाने ऐसे हैं जो 0 बना रहे हैं। अब रज़ाक दाऊद का कारखाना या प्लांट 750 रुपये उससे हम यूनिट ख़रीद रहे हैं फ़ी यूनिट। ये गज़ब नहीं है, ये क़यामत नहीं है तो क्या है। और आपको पता है कि भाई यहाँ पे प्रोपेगंडा करना तो फिर यूथियों का वो वतीरा है, तुर्रा इम्तियाज़ है, उनको बाकी तो कुछ आता नहीं है। ये सलमान शहबाज साहब ने क्लियर किया और वो गौहर एजाज़ साहब कि जिन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया और आगाही दी, आपने उनको सुन लिया, वो उनके बारे में क्या कह रहे थे। अब आ जाइए उस काबीना के फ़ैसले पर। काबीना का आज फ़ैसला हुआ और ख़ुसूसी अदालतों के बारे में तो फ़ैसला हो गया, ठीक है, लेकिन जो पाबंदी लगनी थी और लगनी नहीं थी, ज़ेर गौर आना था, अब बताया जा रहा है कि वो मामला ज़ेर गौर नहीं आया। आर्टिकल 6 का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया, जबकि
मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया टॉक्स कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात साहब, और वो साथ ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। जबकि आज हमने देखा कि शेरी रहमान साहबा, उन्होंने कहा कि जनाब शेरी रहमान ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि हम किसी ऐसी बात का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आईनी कानूनी ना हो। ये पाबंदी पीटीआई पर कोई छोटी बात नहीं है। इस फ़कीर आदमी ने, मलंग आदमी ने आपको बताया था, ज़फ़र नकवी ने पहले दिन बताया था, अगर आपको याद है, जो मुझे कांस्टेंट सुनने वाले हैं वो गवाही देंगे, मैंने कहा पीपल्स पार्टी इस हक़ में नहीं होगी। ठीक हो गया ना। पीपल्स पार्टी पे हाँ बड़े घर का डंडा चल जाए वो एक अलग बात है, जो कि चलने भी वाला है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के हक़ में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ना, मेरे कुछ दोस्त हैं मुझे शिकवा करने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं नकवी साहब देखें जनाब आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सर मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हर बंदे ने, हर जमात के सरबराह ने अपना सियासी मुस्तकबिल और सियासी फ़ायदा देख के अपना फ़ैसला करना होता है। पीपल्स पार्टी का फ़ायदा इसी में है। अगर यहाँ नून लीग भी होती और उनका फ़ायदा उसमें होता तो इसी तरह से करती। पीपल्स पार्टी को पता है कि अगर पाबंदी लग गई तो पीटीआई का तो सफाया हो जाएगा, और सफाया हो गया तो पंजाब से नून लीग फिर स्वीप कर जाएगी। वोटर्स के पास जब नून लीग और पीपल्स पार्टी का ऑप्शन आएगा तो वो नून लीग की तरफ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखें। अगर किसी भी हवाले से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अरस्तु लोग बहुत सारे वाखस कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा होता कि यहाँ पर कि जनाब के वहाँ पाबंदी MKM पे लगती तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले कहती जी बिल्कुल लगनी चाहिए। उनको पता है कि अगर MKM पे पाबंदी लगे तो कराची में सबसे बड़े बेनिफिशरी और फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि MKM पे तो ये मामलात होते हैं, अपने सियासी हवाले से इसको लिया जाता है। तो अब पीपल्स पार्टी करेगी क्या? मसला ये है कि उधर से वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि वो ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी कह रही है भाई मैं आपको कहता हूँ सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। आम तौर पे ऐसे सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये बड़ी डिफरेंट और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है। ठीक, अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? वो मुसलसल डायलॉग कर रही है, वो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे कि अच्छा यार अगर हम आपके साथ ये करते हैं, वहाँ पाबंदी भी लग जाती है, वहाँ पे आर्टिकल 6 भी लग जाता है, ये भी हो, हमें क्या मिलेगा? पहली बात तो ये है, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ख़ुद नून लीग के अंदर भी गड़बड़ है और वो कहते हैं कि ये पाबंदी शबंदी छोड़ें। ठीक हो गया ना, खुद उसके अंदर भी इस वक्त भी ठीक हो गया ना। पीपल्स पार्टी तो छोड़ दीजिए ना, नून लीग के अपने अंदर भी है ये मुख्तलिफ हवालों से। कुछ लोग तो ये कह भी रहे हैं, मैंने खुद मालूमात ली हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इस हक़ में नहीं है। सही हो गया ना, मैं मालूमात की बुनियाद पे जो होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा खबर, मैं लगी लिपटी रखे बगैर पहुँचाऊँगा, पूरी दयानतदारी के साथ पहुँचाऊँगा। और ये मैंने नवाज शरीफ की साहब के करीबी हलकों से पूछा है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी अब निगोशिएट करेगी और वो कर रही है। भाई हमें क्या मिलेगी? पहली बात तो ये वो सारे ये डिस्कस करें यार कल को अगर इनकी बारी आएगी तो वो हम पे लगा देंगे, तो ये पाबंदी हाल नहीं है वगैरह वगैरह, या आर्टिकल 6 या ये चीज़ें। तो मसला ये है कि आप अपने बाकी वाले काम करा लें, जजिस की तादाद बढ़ा लें, खसूसी अदालतें बन गई हैं, ये करें, काले भोनों का बंदोबस्त कर लें, जो भी कर लें, मिसाल अपनी हुकूमत चलाएँ जिस तरीके से हो, वो जो भी हो, तो पाबंदी है ऐसा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई अगर पाबंदी लगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? वो बार्गेनिंग कर रहे हैं ना, और हमें पंजाब में मिले और फिर अगली दफ़ा भी जब इलेक्शन हो तो फिर हमें क्या मिले? हमारे साथ ऐसा मुआहदा किया जाए, उस मुआहदे को कौन उस मुआहदे का गवाह हो, उसकी श्योरिटी गारंटी कौन दे, उस मुआहदे की इस्टेब्लिशमेंट दे कौन दे, उसकी क्या सूरत हाल होनी चाहिए, उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स, निटी ग्रिटी सारे पॉइंट्स तय होने चाहिए। असल मामला ये है। ठीक हो गया ना, तब जाके पीपल्स पार्टी कहती है कि ठीक है आप लगा भी दें, अदरवाइज़ वो इधर उधर ये मामलात ये करती रहेगी कि जी नहीं पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से आज फ़ैसला
मुअख्खर हुआ है या मुलतवी हुआ है, कैंसल नहीं हुआ, मनसूख नहीं हुआ, और अभी भी अंडर कंसिडरेशन है और अभी भी है। और वो सारी चीज़ें इसी वजह से वज़ीर इत्तलाआत साहब कह रहे हैं कि देखें हम तो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, सबूतों को, GIT भी बनेगी, मुख्तलिफ़ हवालों से अब कुछ गवाहियाँ भी हो सकती हैं आएँ, तो वो सारी और पीपल्स पार्टी को भी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, डायलॉग जारी हैं, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।